एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारी नेट की प्रिपरेशन चल रही है, आप सबकी भी चल रही होगी, है ना। बेसिकली मई में आपका एग्ज़ाम है, राइट। हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे भी आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे नेट के, उसके लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं रिसर्च। और एट द सेम टाइम ये आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में तो बेनिफिट करेगा ही करेगा ये टॉपिक, एट द सेम टाइम आपको ये एमकॉम में भी काम आएगा क्योंकि उसमें भी रिसर्च का सब्जेक्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे रिसर्च की। इसमें हम मीनिंग देखेंगे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं रिसर्च के, कि हम करते क्यों हैं। उसके अलावा जो है एक अच्छी रिसर्च, एक गुड रिसर्च कैसी होनी चाहिए, या एक रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या उसका क्या क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर क्या कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बेसिकली हम आज ये तीनों ही चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में आज हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आते हैं हम मीनिंग पे। रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले तो जो रिसर्च है वो 2 वर्ड से बना है, री एंड सर्च। री का मतलब होता है दोबारा, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, है ना। री का मतलब होता है दोबारा एंड सर्च का मतलब होता है कि कुछ भी फाइंड आउट करना। लाइक आप सर्च करते हो, आप गूगल पे सर्च करते हो चीज़ें, है ना। आपको कुछ भी फाइंड आउट करना होता है, आप क्या करते हो, सर्च ही करते हो, राइट। वही इसमें मीनिंग होता है। जो बेसिक मीनिंग होता है वो यही रहता है कि किसी भी चीज़ को जब हम दोबारा से सर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं रिसर्च, ठीक है। इसका बेसिक मीनिंग है किसी भी चीज़ को क्लोजली एंड केयरफुली, एक अच्छे तरीके से, सही ढंग से किसी भी चीज़ को सर्च करना। चलिए आगे चलते हैं। इसकी हम अगर डेफिनेशन या मीनिंग पे देखें तो इसका बेसिक मीनिंग हमें क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। दैट इज, रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज scientific and systematic search for relevant information on a specific topic to increase current knowledge. रिसर्च का आगे मीनिंग में ये क्या बोल रहा है कि कोई भी टॉपिक है, कोई भी XYZ कोई भी टॉपिक है, उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज तो ऑलरेडी है ना, या कुछ नॉलेज नहीं भी है, या कुछ नॉलेज है आपको। उसमें आप और ज़्यादा न्यू नॉलेज गेन करना चाहते हो, उस नॉलेज में आप ऐड ऑन करना चाहते हो और नॉलेज, उस एरिया को, उस टॉपिक के बारे में आप और ज़्यादा डीपली जानना चाहते हो। उस सिचुएशन में जब आप सारी के सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो, ढूंढते हो साइंटिफिक तरीके से, प्रॉपर एक रूल्स से, प्रॉपर जैसे स्टेप बाय स्टेप आप उसके लिए सर्च करते हो, तो उसे हम बोलते हैं रिसर्च। ये है बेसिक मीनिंग रिसर्च का। इन कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी, हमारे किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हमें और ज़्यादा जानना होता है, या फिर हमें कुछ भी प्रॉब्लम है, उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इन दैट केस हम इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, मार्केट में जाएंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे एंड उसके बारे में और ज़्यादा न्यू नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे एंड हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से रिसर्च का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। इसका आधे ऑब्जेक्टिव्स तो ना इसके मीनिंग में ही क्लियर हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग में। आगे हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे, आपको क्लियर हो जाएंगे अच्छे से कि हम करते क्यों हैं। चलिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज अ कंक्रीट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट द रिसर्च इज ट्राइंग टू अचीव। बेसिकली ऑब्जेक्टिव का मीनिंग आप सबको पता ही होगा कि ऑब्जेक्टिव का बेसिक मीनिंग यही होता है कि कोई भी चीज़ हम करते क्यों हैं, एट द एंड हमने क्या अचीव करना है। अगर आप स्टडी कर रहे हो, अभी आप स्टडी कर रहे हो, आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमें JRF क्लियर करना है, हमें नेट क्लियर करना है। एट द एंड जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, आपका जो अल्टीमेट टारगेट है वो तो यही है ना कि हमें JRF क्लियर करना है। ऑब्जेक्टिव का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। ये होता है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव का मीनिंग। और जो ऑब्जेक्टिव होती है ये बहुत ही ज़्यादा एक टू द पॉइंट स्टेटमेंट होती है। लाइक आपकी टू द पॉइंट स्टेटमेंट है, हम स्टडी कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं टू क्लियर JRF, दैट्स इट। एक कंक्रीट एंड टू द पॉइंट शॉर्ट स्टेटमेंट होती है ऑब्जेक्टिव। आगे हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स के कुछ टाइप्स पे।
बेसिकली इसमें दो टाइप के होते हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो जर्नल ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये तो क्या होता है, जब हम मेन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जब हम जर्नल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि एट द एंड अल्टीमेट हमने यही अचीव करना है, लाइक आपको जेआरएफ ही अचीव करना है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जर्नल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका जर्नल ऑब्जेक्टिव हो गया, जो आपको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एट द एंड ऑफ द स्टडी हमने ये अचीव करना है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है, सो ये तो होता है। ऐसे सेम चीज़ रिसर्च में भी होती है। जब एक रिसर्च हम करते हैं तो जो रिसर्च स्कॉलर होता है वो क्या करता है, उससे वो एक ऑब्जेक्टिव, एक एम सेट करता है कि एट द एंड हमने इन जर्नल टर्म्स हमने क्या अचीव करना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो मेन स्टडी से रिलेटेड होते हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं। लाइक आपने अब ये मेन ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, ठीक है, अब इसी से कनेक्ट होके ना आप इसी ऑब्जेक्टिव को ना तोड़ लोगे, डिवाइड कर लोगे अलग अलग स्पेसिफिक हिस्सों में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हमें ये अचीव करना है, हमें ये अचीव करना है, हमें ये अचीव करना है, हमें ये चारों के चारों स्पेसिफिक अचीव करने हैं, ताकि हमारा अल्टीमेटली जो एंड है वो भी अचीव हो जाए, जो एंड ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। सो बेसिकली स्पेसिफिक का होता है मतलब कि जब आप जो मतलब एक कॉमन बेसिस पे, कुछ कॉमन बेसिस पे जर्नल ऑब्जेक्टिव को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, बट वो स्मॉल पार्ट्स मेन ऑब्जेक्टिव से ही लिंक करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। लाइक आपने भी जेआरएफ क्लियर करना है, ये आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो गया, बट आपने क्या किया, आपने कुछ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट सेट करते हो ना। लाइक सुबह उठते हो आप ये सोचते हो कि आज मैंने पूरे दिन में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, ये मेरा इतना टारगेट है ना। सो आप ये डेली के क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ही तो सेट कर रहे हो, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, या फिर आप ये सोच लेते हो कि हाँ भाई हमने ये वाला यूनिट, लाइक हमने रिसर्च का यूनिट 2 दिन में कंप्लीट करना है, हमें टीचिंग 3 दिन में कंप्लीट करनी है। सो बेसिकली ये क्या हो गए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गए। इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को जब आप अचीव करोगे तभी तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, राइट। सो वैसा ही सेम केस रिसर्च में भी होता है, इसमें भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, जो कि मतलब शॉर्ट होते हैं, नैरो होते हैं फोकस में, बट कनेक्टेड होते हैं जर्नल से। ठीक है, ये तो हो गए बेसिकली ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, एंड ये जर्नल होते हैं, ये स्पेसिफिक भी होते हैं, ये इसके टाइप्स हो गए। आगे हम चलते हैं कि रिसर्च में एक रिसर्चर क्या कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता है, वो ऑब्जेक्टिव्स पे चलते हैं। तो सबसे पहला है इसमें टू एक्सप्लोर एन एरिया टू गेन न्यू नॉलेज। जैसा कि मैंने आपको मीनिंग में बताया था कि हम रिसर्च करते क्यों हैं, उसका सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि हमें नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, लाइक आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी आपको थोड़ी नॉलेज है, बट आपको एक अंदर से हो रहा है कि हाँ उस टॉपिक के बारे में ना हमें और ज़्यादा जानना है, हमें और ज़्यादा स्टडी करनी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है ना। सो उसके लिए हम बेसिकली रिसर्च करते हैं। उसके अलावा एक किसी भी सिंगल इवेंट को सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्च की जाती है। कोई भी वही चीज़ होगी, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है, उसको आप मतलब एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से उसको और ज़्यादा स्टडी करना चाहते हो, और ज़्यादा उसे डिस्क्राइब करना चाहते हो, दैट्स वाई आप रिसर्च कर सकते हो। उसके अलावा जो है आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हो, आपको ये पता है कि दो हमारे पास है, प्राइस एंड डिमांड है। फॉर एग्जांपल कि आपको ये पता है कि प्राइस है और डिमांड है, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, बट आपको एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं पता है। सो आपने क्या किया, आपने स्टडी किया, आपने सर्च किया, आपने प्रॉपर रिसर्च की, सब कुछ किया, देन आपने ये कंक्लूजन निकाला कि जैसे ही प्राइस कम होगा वैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि नए नए कस्टमर्स, और ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। लाइक कहीं पे सेल लगती है, कहीं पे कोई भी प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के कम होते हैं, वहाँ पे कितनी भीड़ लग जाती है ना कस्टमर्स की। सो बेसिकली ये क्या है, ये एक कनेक्टेड हो गए, मतलब एक वेरिएबल है प्राइस हो गया, प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, अभी प्राइस घटा, उसके वजह से जो है डिमांड उसके ऊपर डिपेंड हो गई है, मतलब प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड क्या हुई, वो बढ़ गई। सो बेसिकली जब हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, तभी भी हम रिसर्च करते हैं। उसके अलावा जो है
टू डिस्कवर वाई एंड हाउ द रिलेशनशिप एग्जिस्ट। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं देखते कि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, ये इतना हमने रिलेशनशिप स्टडी कर लिया। अब आगे हम क्या करते हैं, ये भी डिस्क्राइब करने के लिए मतलब जो है रिसर्च करते हैं कि क्यों रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है एंड कैसे बढ़ रही है। सो बेसिकली वाई एंड हाउ का आंसर जानने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। उसके अलावा हम ये ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। हम क्यों करते हैं रिसर्च, क्योंकि हमें एट द एंड हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका हमने सॉल्यूशन निकालना है। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। सो इसके बाद क्या करेंगे, हम एंड में पूरी रिसर्च उसके बारे में सारा प्रोसेस कर देंगे। एट द एंड हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ भी ऐसा इसलिए हो रहा है, मतलब हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। दैट इज़ टू ओपन द स्कोप ऑफ फर्दर स्टडी ऑन पर्टिकुलर टॉपिक और प्रॉब्लम। इसमें वही है कि ना कोई भी आप मतलब रिसर्च का बेसिक मीनिंग ही यही होता है कि किसी चीज़ को दोबारा सर्च करना, मतलब ऑलरेडी वो किसी ना किसी पर्सन ने सर्च कर रखी है। अब जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपकी भी जो रिसर्च है वो किसी और के लिए बेस बनेगी। कोई और जो पर्सन होंगे उसी सेम टॉपिक को जब स्टडी करेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए वो बेस बन गया ना। मतलब कहने का कि आप जो है वो दूसरों की स्टडी उठाते हो, दूसरों की रिसर्च उठाते हो, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी कुछ कमी होती है उसके बारे में फर्दर स्टडी करते हो, फिर आप एक प्रॉपर एक रिसर्च कर लेते हो, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब आपकी रिसर्च में भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी या आपकी भी रिसर्च में कुछ ना कुछ मतलब थोड़ी मतलब एक फर्दर स्टडी का स्कोप तो रहता ही है। कोई भी चीज़ का एंड तो होता नहीं है ना। आप सबको पता होगा कि स्टडी का कोई लिमिट नहीं होता, नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होता, नॉलेज कितनी मर्जी गेन करो। सो वही ये पॉइंट बोल रहा है बेसिकली कि आपने नॉलेज गेन कर ली, अब जो आपके बाद कोई और पर्सन आएगा वही सेम टॉपिक पे करेगा रिसर्च, तो उसके लिए एक स्कोप ओपन कर देती है स्टडी का। उसके अलावा जो है टू आंसर व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये सब आंसर जानने के लिए हम रिसर्च करते हैं। कोई भी चीज़ है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे माइंड में 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली एक जो रिसर्चर है वो सर्च करता है, रिसर्च करता है। ठीक है, सो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स एक रिसर्च के अंदर हो सकते हैं। आगे हम चलते हैं, इसका एग्जांपल लाइक मैं आपको दे देती हूँ। लाइक एक पर्सन है, वो एडवर्टाइजमेंट, उससे ये पता है कि ना एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट है, दोनों का ही इम्पैक्ट पॉजिटिवली पड़ता है, राइट। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन के लिए ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट भी काम में आएगी, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी काम में आएगी। दोनों ही टाइप की एडवर्टाइजमेंट हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी, हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करेगी। ठीक है, हमें ये चीज़ तो पता है, बट हम इसमें न्यू नॉलेज और मतलब गेन करना चाहते हैं कि कौन सी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है, वो ज़्यादा क्विक सेल्स बढ़ाती है प्लस लॉन्ग टाइम, या फिर ऑफलाइन वाली, मतलब दोनों का हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि कौन सी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। सो हम ये न्यू नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इसकी वजह से हम रिसर्च कर रहे हैं। सो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जो ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च के अंदर वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का बेसिकली मीनिंग क्या है, एस से स्पेसिफिक, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा राम कथा लिखी हुई है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट आपकी जो स्टडी है उसी से ही कनेक्टेड होना चाहिए, आलतू फालतू और चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो है मेजरेबल होना चाहिए, मतलब कहने का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया जिसको आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप मतलब उसको एक मेजरेबल टर्म्स में नहीं काउंट कर पा रहे हो, सो वो भी ऑब्जेक्टिव काम में नहीं आएगा। आपने ऑब्जेक्टिव कुछ और सेट कर लिया बट एट द एंड आप उसको कंपेयर ही नहीं कर पाए कि क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ। वो कब आप देख सकोगे, जब आप दोनों ही ऑब्जेक्टिव को मेजर कर सकोगे प्लस कंपेयर कर सकोगे, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारा इतना अचीव हुआ है, कितना रह गया है, पूरा अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, तभी कर सकोगे ना अगर वो मेजरेबल होगा तो, है ना। उसके बाद क्या आता है, ए से, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऐसा सेट करो जिसको आप अचीव कर सको। इतना मतलब कोई हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव मत सेट कर लो पहले ही स्टार्टिंग में कि उसे आप अचीव ही ना कर सको। सो पहले ही ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करो थोड़ा लिमिट में कि जिसे आप अचीव कर सको, जिसे आप अटेन कर सको। उसके अलावा रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो, या मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव मत सेट करो जिसके ऊपर जो मतलब रिसर्च है वो पॉसिबल ही ना हो, या जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करे चीज़, उसके डाटा ही कलेक्ट ना कर पाओ,
पाओ आप जाके। सो ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव सेट मत करो जो रियलिस्टिक ना हो। उसके अलावा जो है टाइम बाउंड होना चाहिए। बेसिकली टाइम बाउंड मतलब एक प्रॉपर टाइम लिमिट में अपनी जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिया और जिसको अचीव करने में ही 10 साल लग गए तो फिर वैसे रिसर्च का भी क्या फ़ायदा, है ना। सो मतलब एक प्रॉपर एक टाइम लिमिट होना चाहिए, जो ना तो ज़्यादा बहुत कम होना चाहिए टाइम लिमिट, ना ही बहुत ऐसे इतने मतलब सालों साल चलना चाहिए टाइम लिमिट। सो एक प्रॉपर टाइम बाउंड बना के चलो कि लाइक विद इन 2 ईयर्स हमने ये पूरी की पूरी रिसर्च कंप्लीट करनी है, हमने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है एंड प्रॉपर हमने एक थ्योरी बनानी है इसकी, है ना। सो हमने 2 ईयर्स का हमने एक टारगेट सेट कर लिया या 3 ईयर्स का टारगेट सेट कर लिया। सो प्रॉपर टाइम बाउंड होनी चाहिए। सो ये था पूरा का पूरा बेसिक ऑब्जेक्टिव। हमारा मीनिंग इसमें क्लियर हो गया, रिसर्च होती क्या है, ऑब्जेक्टिव कितने टाइप के हो सकते हैं, प्लस क्या क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव एक रिसर्च में, उसके अलावा एक कैसा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। दैट इज़ एक गुड रिसर्च की क्या कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, या फिर एक रिसर्च जब कोई भी एक रिसर्च स्कॉलर करता है, रिसर्च करने जा रहा होता है, तो उसको ऐसे कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए, ऐसी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखने चाहिए जो उसके लिए बेनिफिट करे और जिससे उसकी जो रिसर्च है वो सक्सेसफुल हो सके बेसिकली। सो चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहला इसमें जो है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जिसमें बायसनेस ना हो। मतलब ऐसा कुछ अगर आप अपना रिसर्च करने निकल पड़े और अगर आप अपना फेवरेटिज्म कर रहे हो कि लाइक मैं ये वाला जो है सैंपल उठाता हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे ईजी पड़ेगा तो मैं ये उठा लेता हूँ। जो दूसरा जो सैंपल है, जो दूसरे अदर मतलब जो यूनिट्स हैं पॉपुलेशन के अंदर, उसे मैं नहीं उठाता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा या मुझे पसंद नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, ना तो फेवरेटिज्म होनी चाहिए। लाइक आपका कुछ फ्रेंड है कोई, है ना, आपने उसको तो सिलेक्ट कर लिया डाटा कलेक्ट करने के लिए, और किसी पर्सन को जिसको और ज़्यादा नॉलेज है उसको आपने नहीं सिलेक्ट किया जस्ट बिकॉज वो आपका फ्रेंड नहीं है। सो बेसिकली क्या होता है इसमें, जो रिसर्च है ना वो बायसनेस उसमें नहीं होनी चाहिए, उसमें फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी उसमें होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड फीचर पे। सेकंड फीचर क्या होता है कि रिसर्च जो होती है वो रिलायबल होनी चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए रिलायबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलायबल का बेसिक मीनिंग क्या होता है, रिलायबल ना इसको कंसिस्टेंसी से याद रखना। मतलब एक तरीके से रट्टा मार लो कि जहाँ पे रिलायबल वर्ड आ गया ना, वहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट। मतलब कहने का कि अगर आप 100 बार भी वही सेम चीज़ को करोगे ना, रिपीटेटिव उसको मतलब स्टडी करोगे, उसको फाइंड आउट करोगे, उसका एक्सपेरिमेंट करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। आपने एक बार तो किया एक्सपेरिमेंट, कुछ रिजल्ट आ गया आपका, सेकंड टाइम आपने किया उसी सेम चीज़ को किया, सब कुछ सेम किया, बट उस टाइम आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया, हो सकता है अपोजिट ही आ गया। सो वैसे रिसर्च जो है वो रिलायबल नहीं होती है। ऐसी रिसर्च करो जहाँ पे जो फाइंडिंग्स है, जो आपका आउटकम आ रहा है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो रिपीट हो सके। मतलब जितनी बार भी आप करोगे उतनी बार वो सेम रिजल्ट आए। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, उसका मतलब होता है, ठीक है। सो बेसिकली रिसर्च जो होनी चाहिए एक तरीके की वो रिलायबल होनी चाहिए। आगे हम चलते हैं वैलिडिटी। रिसर्च के अंदर वैलिडिटी ज़रूर होनी चाहिए। वैलिडिटी का बेसिक मीनिंग यही होता है कि जो भी आप यूज़ कर रहे हो रिसर्च में, जो भी आप प्रोसीजर यूज़ कर रहे हो, जो भी आप मेथड्स यूज़ कर रहे हो, जो भी आप टेस्ट लगा रहे हो, चाहे वो जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, कोई भी है, मतलब जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो वो सारे एक्यूरेट होने चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, वो एक्यूरेट होने चाहिए। बेसिक मीनिंग होता है वैलिडिटी का वो एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें एक लाइन भी बोली जाती है, जो कंसेप्ट है वैलिडिटी का, कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय पोजिंग अ क्वेश्चन, आर वी मेजरिंग और एबल टू मेजर वट वी ओरिजिनली इंटेंडेड टू मेजर। इसका मीनिंग, ये वैलिडिटी में ये लाइन यूज़ होती है, कई बार नेट में क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये लाइन किस फीचर से कनेक्टेड है, ये रिलायबिलिटी से कनेक्टेड है, ये ऑब्जेक्टिविटी से कनेक्टेड है, वैलिडिटी से कनेक्टेड है, या क्रेडिबिलिटी से कनेक्टेड है ना। सो ये आपको 4 ऑप्शन ऐसे भी दे सकते हैं। सो बेसिकली इस लाइन, ये वाली जो लाइन है ये वैलिडिटी से कनेक्टेड होती है, जिसका मीनिंग है
कि क्या हम वही मेजर कर रहे हैं जो हम ओरिजिनली चाहते थे मेजर करना। आर वी मेजरिंग और एबल टू मेजर व्हाट वी ओरिजिनली इंटेंडेड टू मेजर, मतलब जो हम चाहते थे क्या हम वही मेजर कर रहे हैं सच में, क्या वही मतलब एक्यूरेसी से मेजर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सो ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते हैं। अगर इसका आंसर है हाँ यस ये चीज़ हो पा रही है, तो दैट मीन्स आपकी जो रिसर्च है वो क्या है, वो वैलिड मानी जाएगी। आगे हम चलते हैं। दैट इज वैलिडिटी मीन्स दैट रिसर्च मस्ट बी अनबायस्ड एंड फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमैटिक एरर एज दिस में इम्पैक्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च। सो बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है, वही बात आ गई कि जो वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, मतलब कोई भी ना एरर नहीं होना चाहिए, आपकी जो रिसर्च है उसके अंदर कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, प्लस वो बायस्ड भी नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, वैलिडिटी का एक्यूरेसी से होता है एंड जो हम मेजर करना चाहते हैं वही हम मेजर कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वैलिडिटी है एंड देन ही रिसर्च सक्सेसफुल होगी। एंड एक बात और, जो रिसर्च में हम जैसे फीचर पढ़ रहे हैं, सो वैलिडिटी जो है वो रिलायबिलिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बात बताओ कि अगर कोई रिसर्च है वो वैलिड ही नहीं होगी, अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी XYZ, कोई भी रियल लाइफ में भी अगर कोई चीज़ वैलिड ही नहीं होगी, उसका कोई लॉजिक ही नहीं होगा, वो वैलिड ही नहीं होगी, तो हम रिलायबिलिटी का क्या करेंगे, है ना। मतलब हमारा जो रिजल्ट है ना वो सेम आ रहा है हर बार, ठीक है, कंसिस्टेंसी है, मतलब हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो रिलायबल है, वो एक मतलब जो रिसर्च है वो रिलायबल है, बट वो वैलिड ही नहीं है। अगर वो इन रियल लाइफ वो वैलिड ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है, उसमें मिस्टेक्स है, वो एक्यूरेट ही नहीं है, तो वो जब वो वैलिड ही नहीं मानी जाएगी तो फिर रिलायबिलिटी तो वेस्ट हो गई ना। सो पहले वैलिडिटी आता है देन रिलायबिलिटी आता है, ठीक है। सो ये बात पॉइंट आप मेंशन कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, कि वैलिडिटी पहले आता है देन आपका रिलायबिलिटी आता है, एंड जो वैलिडिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिलायबिलिटी से, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वालिटी पे या फिर नेक्स्ट इसके फीचर पे। दैट इज़ जो रिसर्च होती है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। साइंटिफिक मतलब इसमें बेस्ट जो मेथड्स हैं एक साइंटिफिक तरीके से यूज़ होने चाहिए। चाहे आप कोई भी मेथड्स यूज़ कर रहे हो बट उसे एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ यूज़ करो, साइंटिफिक तरीके से यूज़ करो, प्लस जितने भी इसमें जो भी मतलब स्टेप्स होते हैं रिसर्च में उसको एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस में यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि रिसर्च जैसे हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि आपने प्रॉब्लम तो आपने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, उसके बारे में आपने ना तो आपने उसका हाइपोथेसिस सेट किया है, ना ही आपने उसके बारे में कुछ खास स्टडी किया, लिटरेचर रिव्यू किया है, सीधा आप कंक्लूजन पे पहुंच गए, ठीक है, या फिर सीधा आप सैम्पलिंग करने लग गए हो। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो मतलब प्रॉपर प्रोसीजर होता है रिसर्च का, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, वो सारे के सारे स्टेप्स आपको रिसर्च में फॉलो करने ही करने होते हैं प्रॉपर रूल्स के साथ, ठीक है। सो ये होता है कि रिसर्च साइंटिफिक प्लस सिस्टमैटिक होनी चाहिए। आगे हम चलते हैं सेकेंड नेक्स्ट फीचर पे, दैट इज़ क्रेडिबिलिटी। अब जो रिसर्च है वो विश्वसनीय होनी चाहिए, वो ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए, उसके अंदर क्रेडिबिलिटी का फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। जो रिसर्च को आप ट्रस्ट ही ना कर सको फिर वो रिसर्च आगे क्या काम की रहेगी, है ना। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, वो ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए। कहने का मतलब जो भी आप सोर्सेज यूज़ करते हो, चाहे आप प्राइमरी सोर्सेज यूज़ करते हो, चाहे आप सेकेंडरी सोर्सेज यूज़ करते हो डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो सारे के सारे सोर्सेज जो हैं वो ट्रस्टवर्थी होने चाहिए, उन पे आप ट्रस्ट कर सको, बेस्ट सोर्सेज को यूज़ करो। आगे क्या बोलते हैं, दैट इज़ जो सेकेंडरी डाटा अगर आप यूज़ करते हो ना, मतलब जो सेकेंडरी सोर्सेज को यूज़ करते हो डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो आपको टाइम तो बचाता है ना, वो आपकी कॉस्ट भी बचाता है, बट वो क्रेडिबिलिटी को रिड्यूस करता है। अब फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम किसी पर्सन के पास गए हो, आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप फर्स्ट टाइम गए हो उसके पास, फर्स्ट हैंड गए हो, उससे आप डाटा खुद फेस टू फेस जाके या टेलीफोनिकली उससे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, वो उस पर आप ज़्यादा विश्वास करोगे, या फिर सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी मतलब जो ऑलरेडी पहले और लोगों ने सर्च कर रखी होती है, और मतलब जो पहले के जो और ज़्यादा मतलब जो डिफरेंट पीपल्स थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने स्टडी की है, उन्होंने सोर्सेज कलेक्ट किए हैं, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, वही सेम डाटा जो है वो आप उठा रहे हो, है ना। अब दोनों को कंपेयर करो, किस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करोगे। एक तो आप खुद पर्सनली गए हो या फिर टेलीफोनिकली जैसे भी आपने किया, मतलब एक तो आप खुद अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हो, एक जो और किसी पर्सन ने जिसको आप जानते भी नहीं हो बेसिकली, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे क्या सिचुएशंस रही होंगी, कैसे उन्होंने किया, हमें ज़्यादा नहीं पता है, राइट। सो आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे या फिर प्राइमरी पे, ऑब्वियसली आप अपने खुद पे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, प्राइमरी पे करोगे। सो वही सेम चीज़ इसमें बोल रहा है कि जो सेकेंडरी डाटा होता है ना, वो आप
आपका टाइम तो बचाएगा, चलो पहले की जो डाटा लोगों ने कलेक्ट किया वही हम उठा रहे हैं, ठीक है, वो आपका टाइम तो बचाएगा, कॉस्ट भी बचाएगा, बट वो क्रेडिबिलिटी को रिड्यूस करता है। सो बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी एक रिसर्चर करता है ना रिसर्च, सो उसको बैलेंस यूज़ करना चाहिए, ना तो पूरा प्राइमरी यूज़ करो ताकि उसका बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो या कॉस्ट ना आए, तो ना ही बहुत ज़्यादा सेकेंडरी यूज़ करो ताकि जो है एक मतलब बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी भी डाउन ना हो। सो बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन उसे यूज़ करना चाहिए। आगे हम चलते हैं वेल प्लान्ड। नेक्स्ट फीचर जो होता है, जो एक रिसर्च होती है वो एक प्रॉपर वेल प्लान्ड होनी चाहिए, मतलब पहले से ही डिसाइड करके चलो कि इतना हमें टाइम लगेगा, इतना हमारा ये हमने रिसोर्सेज हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ये हमने मतलब मेथड्स को यूज़ करना है, सारा मतलब प्रॉपर एक प्रोसीजर जो होता है कि हाँ भी हमने ये करना है, तो उसको एक पहले से ही प्लान करके चलो, पहले से प्लान करके चलोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। विदाउट प्लानिंग आपने शुरू कर दिया है, हो सकता है 4 साल चल जाए वो रिसर्च, हो सकता है 5 साल चल जाए, सो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सो आगे हम चलते हैं, मतलब फ़ायदा तो होगा, बेनिफिट तो वो भी करेगी, बट वो अननेसेसरली बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो पहले प्लानिंग करके चलो। उसके बाद क्या बोल रहा है, दैट इज़ जर्नलाइजेबिलिटी। इसमें क्या बोल रहा है कि वो एक तरीके से ना ये रिलायबिलिटी का ही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये लगभग उन्हीं से कनेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट भी। दैट इज़ ये क्या बोल रहा है कि जर्नलाइज कब करते हैं हम, वो रिसर्च जो मतलब बार बार सेम रिजल्ट दिखाए, है ना, हमने कुछ सैंपल पे स्टडी किया है, हमने कुछ एक यूनिट्स पे स्टडी किया है, उसी को हम मतलब अगर वो बार बार सेम रिजल्ट दिखा रही है तो हम उसको होल पॉपुलेशन पे जो है वो कर सकें, अप्लाई कर सकें। अगर हमने कुछ ऐसा मतलब इन्फॉर्मेशन हमने सारी रिसर्च कर ली है बट उसका जो रिज़ल्ट है वो बार बार सेम नहीं आ रहा है, तो क्या उसे हम होल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लाइक मान लो 1 लाख का हमने लिया है कि 1 लाख हमारे पास पॉपुलेशन है जिसको भी हम टारगेट कर रहे हैं, उसमें से हमने 1000 सैंपल उठा लिया, ठीक है। अब वो 1000 पे जो अप्लाई हो रही है वो बार बार हर बार सेम अप्लाई हो रही है, सेम वो रिज़ल्ट दे रही है, तभी तो हम उसको 1 लाख पे अप्लाई करेंगे, है ना। सो बेसिकली सैंपल भी ऐसा उठाओ, द सैंपल कंसिडर्ड इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, सो द फाइंडिंग्स शुड ऑल्सो भी एप्लीकेबल टू द होल पॉपुलेशन। ये वही चीज़ बोल रहा है कि जो सैंपल है ना वो ऐसा उठाओ जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ताकि उस सैंपल से जो रिजल्ट निकलेगा वो भी पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सके। मान लो जो आपने 1000 सैंपल उठाया है 1000 यूनिट का 1 लाख में से, सो वो 1000 ऐसा उठाओ जो पूरी की पूरी 1 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, तभी तो जो 1000 का रिजल्ट आएगा वो पूरी की पूरी 1 लाख पे हम अप्लाई कर सकेंगे, है ना। सो बेसिकली पहले ऐसा ही सैंपल उठाओ जिसे हम जर्नलाइज कर सकें। आगे का चलते हैं हम नेक्स्ट फीचर पे, दैट इज़ एम्पेरिकल। जो रिसर्च होती है वो एम्पेरिकल होनी चाहिए। एम्पेरिकल का यहाँ पे मतलब क्या है, दैट इज़ जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ भी ऐसा उठा रहे हो जो रियल लाइफ में अप्लाई ही ना हो सके। सो बेसिकली क्या होता है, जो रिसर्चर होता है ना उसे कैसे रिसर्च करनी चाहिए, जो रियल लाइफ की जो सिचुएशन है जिससे वो रिलेट कर सके, जो वो डायरेक्ट उसका वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके कुछ ना कुछ रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, ऑब्जर्वेशंस हैं, सो उससे कनेक्ट कर सके, ऐसी रिसर्च होनी चाहिए। नेक्स्ट हम फीचर पे चलते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक। जो एक रिसर्च होती है, जितना भी आपने एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिसाइड किए हैं उसके अंदर अंदर ही वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपका बजट जो था ना, जो आप पहले बजट बनाते हो कि हाँ भी इतना इतना खर्चा टोटल लगेगा हमारी रिसर्च में, सो उसी के विदिन उसी फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपकी रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बजट जस्ट फॉर एग्जांपल आपका बजट 1 लाख का है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और आपने जो रिसर्च कर दी है उस पर आपका 2 लाख का खर्चा आ गया, तो आप कहाँ से लाओगे, है ना। फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो बेसिकली पहले से ही डिटरमाइन करके रखो कि हाँ भी हमारा ये बजट है, और देन उस रिसर्च को भी इस तरीके से प्लान करो कि आपके उसी मतलब जो आपका बजट है उसी में आपका काम सर जाए, उसी के अंदर आपकी रिसर्च पूरी हो जाए। आगे हम चलते हैं, लास्ट स्लाइड है ये आज की वीडियो की बेसिकली। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ रिसर्च कैसी होनी चाहिए, वो लॉजिकल होनी चाहिए। यहाँ पे लॉजिकल का मीनिंग क्या है, मतलब जो भी आप रिसर्च करते हो ना वो लॉजिकल रीजनिंग, मतलब जो रूल्स होते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग्स पे वो अप्लाई होनी चाहिए। सो जब आप रिसर्च कंडक्ट करोगे सो वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के रूल्स अप्लाई होने चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है।
फर्स्ट वन इज़ डिडक्शन एंड सेकेंड वन इज़ इंडक्शन। एंड इसमें क्या होता है, इसको बेसिकली ज़्यादा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी जब हम ना लॉजिकल रीजनिंग वाला यूनिट करेंगे ना, तो उसमें आता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, है ना, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एक बार मैं शॉर्ट में आपको मीनिंग बता देती हूँ दोनों ही टर्म्स का। दैट इज़ जो मतलब जो होती है ना डिडक्शन होती है, वो फॉलो करती है टॉप टू डाउन अप्रोच। मतलब कहने का ऑलरेडी कोई थ्योरी बनी हुई है, कोई थ्योरी बनी हुई है, उसके बाद क्या कर रहे हो आप, वो जर्नल है, मतलब वो जो थ्योरी बनी हुई है वो सब पे अप्लाई हो रही है, ऑब्वियसली सी बात है। अब क्या आते हो आप टॉप से आप क्या आते हो, आप बॉटम की तरफ आते हो, मतलब आप नीचे की तरफ आते हो, जो ऑलरेडी एक एग्जिस्ट कर रही है थ्योरी, जो एक अपनी इकोनॉमी में, अपने एनवायरनमेंट में कोई भी एक थ्योरी है, बेसिकली इन्वायरमेंट नहीं मतलब इकोनॉमी में कोई भी थ्योरी है वो एग्जिस्ट कर रही है, बनी हुई है, आप उसको स्टडी करते हो कि क्या उस टाइम पे जो उन्होंने किया था, मतलब जो उन्होंने सैम्पल्स उठाए थे, जो उन्होंने स्टडी किया था, जो उन सैम्पल्स पे स्टडी किया था वो कैसा था, वो सही था या नहीं था, उन्होंने उस टाइम पे क्या कुछ लिया था। मतलब बेसिकली जब आप उस सारी के सारी चीज़ों की स्टडी करते हो ना, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, देन आप वेरीफाई करते हो कि हाँ ये चीज़ सही थी या ये चीज़ ऐसे हुई थी वैसे हुई थी, देन आप कंक्लूजन निकाल देते हो कि हाँ ये थियरी ठीक है, मतलब ये थियरी बनी हुई है, उस बेस्ड पे बनी हुई है। सो बेसिक मीनिंग इसका ये होता है कि जब ऑलरेडी कोई थ्योरी बनी हुई है, उसको आप नीचे आगे डिवाइड करते हो वो छोटे छोटे सैम्पल्स में, या जो जो उन्होंने उस टाइम पे सैम्पल्स लिए थे, उसको हम बोलते हैं डिडक्शन अप्रोच। एंड इसी का हम अगर वाइस वर्सा करें, दैट इज़ इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, या इंडक्टिव भी बोल सकते हैं इसे, हम इंडक्शन भी बोल सकते हैं, इंडक्टिव अप्रोच भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली इंडक्टिव में क्या होता है, जब हम डाउन टू टॉप जाते हैं, जब हम स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं, कहने का मतलब अगर हमने देखा कि एक चीज़ ऐसे हो रही है, वो 2 जनों के साथ ऐसे हो रही है, वो 4 जनों के साथ हो रही है, वो 500 जनों के साथ ऐसे हो रही है, वो 1000 जनों के साथ ऐसे हो रही है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है हम उसे होल पे अप्लाई कर देंगे, है ना। मतलब बेसिकली कोई चीज़ जो है वो एक बार ऐसे हुई, 2 बार ऐसे हुई, 3 बार ऐसे हुई, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें। सो वो जब पूरी होल पॉपुलेशन पे अप्लाई होती है, सो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, सो इसमें हम ये स्टडी करते हैं प्रॉपर, इसमें हम थियोरी बनाते हैं, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने कुछ सैम्पल यूनिट्स लिए, उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया। जब हम प्रॉपर मतलब हम सक्सेसफुल हो गए हैं, जब हमारी जो रिसर्च है वो बार बार सेम रिजल्ट शो कर रही है, देन उसे हम मतलब जो होल पॉपुलेशन है उस पर हम अप्लाई कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। सो बेसिक मीनिंग अगर हम बात करें, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब उसे हम बोलते हैं डिडक्शन, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तब उसे हम बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, सो ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, जो रिसर्च होती है वो इन दोनों पे बेस्ड होनी चाहिए। इसका जो विद एग्जांपल्स एंड विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का जब मैं आपको करवाऊंगी तभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, प्रॉपर उसमें मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी एंड प्रॉपर मीनिंग भी उसमें आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, सो अभी फीचर के लिए हमें इतना इनफ रहेगा। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ टाइमली। जो रिसर्च है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बता दिया। अगर आप पहले से ही मतलब प्री डिटरमाइन करके रखोगे कि हाँ इतने टाइम में हमारी रिसर्च होनी चाहिए, देन वो उतने ही टाइम में परफॉर्म होगी, उतने ही टाइम में पूरी होगी। अगर आप कुछ भी टाइम लिमिट नहीं सेट करके रखोगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो कितने भी टाइम तक जा सकती है। सो इट्स बेटर कि आप पहले से टाइम लिमिट सेट करके रखो, प्लस यही आपकी कोशिश होनी चाहिए एज अ रिसर्चर कि उसी टाइम लिमिट में आप उस पूरी की पूरी जो मतलब आपकी जो रिसर्च है उसे आप पूरा कर दो। आगे हम चलते हैं, दैट इज साइक्लिकल। जो रिसर्च होती है वो एक साइक्लिकल होती है। मतलब कहने का जब आपने शुरू किया, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास कुछ ना कुछ टॉपिक होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसका आप सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हो, राइट। सो आपने क्या किया, स्टार्ट कहाँ से किया, प्रॉब्लम से, देन आपने सोल्यूशन इसका फाइंड आउट किया। जब आपने इसका सॉल्यूशन, आपने तो अपनी तरफ से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया, बट जो नेक्स्ट रिसर्चर आएगा उसके लिए वो क्या बनेगा, उसके लिए वो अगेन टॉपिक बनेगा, उसके लिए अगेन वो कुछ ना कुछ न्यू प्रॉब्लम बनेगा। सो बेसिकली फिर वो उसका सॉल्यूशन निकालेगा। ऐसे ये पूरी की पूरी साइकिल घूमती रहती है। मतलब कहने का ऐसा नहीं है कि प्रॉपर फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकलता है किसी भी टॉपिक का। आपने अपनी तरफ से सॉल्यूशन निकाला, देन कुछ और, कोई और बंदा आया, कोई और रिसर्चर आया, उसको कुछ ना कुछ और उसमें जानने की इच्छा हुई, कुछ और न्यू नॉलेज गेन करने की इच्छा हुई, किसी और उसके माइंड में कुछ और क्वेश्चन आया कि हाँ इसमें मैं इस क्वेश्चन का और ज़्यादा आंसर ढूंढना चाहता हूँ, देन वो वापस स्टार्ट कर देगा रिसर्च अपनी, है ना। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम से ही शुरू होता है, प्रॉब्लम पे ही ख़त्म होता है। ठीक है, सो ये बेसिकली एक साइक्लिकल प्रोसेस है
जो घूमता रहता है, ठीक है, चलता रहता है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें हमने आज कर लिए हैं जो रिसर्च के फीचर्स, हमने ये सारे के सारे कर लिए, जो जो इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें हमने मीनिंग देखा है एंड ऑब्जेक्टिव देखे हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो। मीनिंग होता है रिसर्च का, एक कंक्लूजन में मैं आपको विद इन 2 मिनट्स आपको थोड़ी समरी प्रोवाइड कर देती हूँ। दैट इज़ मीनिंग होता है किसी भी चीज़ में अगर हम न्यू नॉलेज गेन करना चाहते हैं, सो उसे हम बोलते हैं रिसर्च। किसी भी चीज़ के कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास, उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन हम रिसर्च करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिसर्च। एंड बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। जर्नल ऑब्जेक्टिव, जो पूरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जब अब हम उसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं जो बट कनेक्टेड रहता है वो मेन ऑब्जेक्टिव से, सो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव हो क्या कुछ सकते हैं। इन क्रक्स हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम रिसर्च करते हैं। हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें हम गेन करना चाहते हैं, दैट्स वाई हम रिसर्च करते हैं। प्लस हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप ढूंढने के लिए, प्लस हम बाकी और पर्सन्स के लिए अपना मतलब जो स्टडी का स्कोप खोलने के लिए रिसर्च करते हैं। एंड वाई, व्हेन एंड हाउ एंड वेयर का आंसर फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च करते हैं, ठीक है। एंड एक ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, वो स्मार्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको मेजर कर सकें, जिसको हम अचीव कर सकें, जो एक रियलिस्टिक हो, मतलब उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं प्लस अचीव कर सकें। एंड टाइम बाउंड होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम लिमिट में अचीव हो जाना चाहिए। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ जो एक गुड रिसर्च होती है वो कैसी होनी चाहिए, उसके क्या कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, क्या कुछ फीचर्स होते हैं। ये हम सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में भी पढ़ सकते हैं। सेम जो फीचर्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसको हम क्वालिटीज़ में ही स्टडी करेंगे। अगर हम नॉर्मली भी आपसे कोई पूछे कि रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तभी भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कुछ स्टडी किया, दैट इज़ जो रिसर्च है वो एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। वो मतलब जो एक बार हमने जो रिसर्च की है वो बार बार सेम रिजल्ट शो करनी चाहिए, दैट मीन्स रिलायबल होने चाहिए। प्लस जो भी प्रोसीजर्स है वो एक्यूरेट होने चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए रिसर्च। प्लस इसमें हम जो है वो जो रिसर्च है वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए, उसमें सारे के सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो होने चाहिए प्रॉपर प्रोसीजर के साथ। नेक्स्ट वन इज़ क्रेडिबिलिटी मतलब जिस पे हम विश्वास कर सकें, जो भी हम सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए वो ट्रस्टवर्थी होने चाहिए। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ वेल प्लान्ड होनी चाहिए रिसर्च, पहले से सब कुछ प्लान करके रखो। देन जर्नलाइजेबिलिटी है, मतलब ऐसी होनी चाहिए रिसर्च जिसको आप होल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सको। देन नेक्स्ट वन इज एम्पेरिकल होनी चाहिए, एम्पेरिकल का मतलब जिसको आप रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सको, प्लस जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट करती हो, ऐसी होनी चाहिए रिसर्च। उसके अलावा जो है वो एक प्री डिटरमाइंड फाइनेंशियल सोर्सेज में हो जानी चाहिए, मतलब फाइनेंशियल जो हमारे सोर्सेज हमारे बजट में हो जानी चाहिए। उसके अलावा जो है लॉजिकल होनी चाहिए, इसमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। डिडक्टिव अप्रोच वो होती है जो ऊपर से नीचे जाती है, मतलब जर्नल टू स्पेसिफिक जाती है। एंड इंडक्टिव अप्रोच वो होती है जो नीचे से ऊपर जाती है, यानी कि स्पेसिफिक टू जर्नल जाती है। इंडक्टिव में हम थ्योरी एस्टैब्लिश करते हैं, डिडक्टिव में ऑलरेडी थ्योरी बनी हुई होती है। आगे हम चलते हैं, रिसर्च जो होती है वो टाइमली होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए। प्लस रिसर्च जो है एक प्रॉपर एक प्रोसेस है जो कभी भी एंड नहीं होता है, ये चलता ही रहता है, ठीक है। सो ये था बेसिकली आज का हमारा जो रिसर्च का मीनिंग एंड ऑल हमने आज किया है सब कुछ, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है अच्छे से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड अगर कुछ भी कमी लगी है तो भी आप कमेंट कीजिए, हम उसमें इम्प्रूवमेंट का मतलब हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छे कमेंट कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम रिसर्च का प्रोसेस स्टडी करेंगे, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच।